हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज है हमारा ऑल पॉलिटी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड बीपीएससी इन 2026 वाले वीडियो का पार्ट 2। इस पूरी सीरीज़ में जिसमें 4 वीडियोस होंगी, हम टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आपको इस वीडियो को 1.5x पे देखना है, ताकि आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और आपका टाइम सेव हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब भी आपके स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन फ्लैश हो तो आपको पहले उसको खुद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ही उसका आंसर देखना है। ठीक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 1948 डज नॉट इंक्लूड। अब देखिए, जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी राइट्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे राइट्स ही जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, राइट अगेंस्ट स्लेवरी, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट एंड राइट टू रेस्ट एंड लीजर। ये सारे के सारे राइट्स जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें हैं। इसीलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। अब इसके अलावा ऐसे ही कुल 30 राइट्स जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसके अंदर दिए हुए हैं, उनको आप एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, right to fair public hearing, then right to asylum, right to work, right to education, right to social order, ऐसे करके टोटल 30 राइट्स आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू मैच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विद द मेजर अमेंडमेंट्स, कि उसके क्या चेंज किए गए। हमारे पास यहाँ पे कुछ संवैधानिक संशोधन है और उनके द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए वो हमको दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमको शुरू करना होता है उन चीज़ों से जो हमको पता है ना, सर्टेनली एकदम। सभी को पता होगा कि 106 अमेंडमेंट से क्या किया गया था, वुमेन्स के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया। ठीक, क्लियर। तो 106 का क्या होगा, ये ऑप्शन 4, सॉरी 33% रिजर्वेशन फॉर दी वुमेन्स इन लोकसभा। ठीक, डी का 4 यानी कि बी नहीं हो सकता आंसर और डी भी नहीं हो सकता आंसर। फिर उसके बाद जो आपका 102nd अमेंडमेंट है ना, उससे क्या किया गया कि जो आपका एनसीबीसी था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि अर्लियर एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था, उसको अंडर आर्टिकल 338 बी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक, तो ए का क्या होगा, 1। हमारे पास इसमें भी ए का 1 है, यहाँ भी ए का 1 है। फिर उसके बाद आपका 103rd अमेंडमेंट है। अब मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है क्या, कि इंडिया में मेनली 3 कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन मिलता है। कौन कौन सी? SC, ST एंड OBC। ठीक है, इसलिए 123 यानी कि 103। लेकिन इस अमेंडमेंट ने क्या करा कि इसने एक और कम्युनिटी को ऐड कर दिया, जो कि है आपकी EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इनके लिए 10% रिजर्वेशन के प्रावधान कर दिया गया। तो बी का क्या होगा, 3। अब जैसे हम बी का 3 देखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा सी। फिर उसके बाद आपका 104th अमेंडमेंट है। इससे क्या किया गया था, जो आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं उनके लिए पहले लोकसभा में 2 सीट्स रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन इस प्रोविज़न को 104th अमेंडमेंट ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज और आर करेक्ट? इन इंडिया इट adheres to the strict application or requirement imposed by the doctrine of locus standi। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको बहुत सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो अग्रीव्ड इंसान है, जो इंसान पीड़ित है, केवल वही उस कंप्लेंट को लेकर जुडिशरी कोर्ट में जा सकता है। ठीक, ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी। लेकिन PIL की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब मान लीजिए कि मैं एक रोड से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग क्या हैं, वो ज़मीन पे सो रहे हैं, है ना। ठंड का टाइम है और बिना किसी शेड के वो लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, ना उनके पास कंबल है ना अच्छे बिस्तर हैं। ठीक है, और वो लोग बहुत ही परेशानी में हैं। तो मुझे उनको देखकर सिंपैथी हुई और मैंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर कर दी कि इन सभी लोगों को एक प्रॉपर शेल्टर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को देखेगा, ठीक है, रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर हियरिंग होगी। और हो सके तो सुप्रीम कोर्ट जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने दिल्ली में देखा, तो MCD को ये बोले कि आपको इनके लिए ऐसे प्रोविजंस करने हैं ताकि इनको प्रॉपर शेड मिल पाए। ठीक है, ये ठंड से बच सकें। तो ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि अब प्रॉब्लम इनकी थी, इनको जाना चाहिए, लेकिन कौन गया? मैं गया। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम थी वो ना जाकर कौन गया, मैं गया यहाँ पर। इसीलिए पीआईएल में जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी है वो एप्लीकेशन नहीं होता है उसका। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये लोग जो मतलब रोड पे सो रहे हैं, ऑब्वियसली कि ये लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, है ना, ताकि ये तो जाके जुडिशरी के दरवाजे खटखटा सकें, या फिर ये उतने एजुकेटेड या उतने वेल ऑफ नहीं है कि ये कोई वकील भी हायर करके कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकें। इसीलिए इनके बिहाफ पर मैं गया। ठीक, तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी का एप्लीकेशन नहीं होता है स्ट्रिक्ट। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो आपका हेबियस कॉर्पस का रेट पिटिशन होता है। अब इसमें मान लीजिए कि मैं था, मेरे को इलीगली डिटेन कर लिया गया और छुपा कहीं पर रख दिया गया, मेरे को किडनैप कर लिया गया। तो अब अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी का यहाँ पे स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन होगा तो क्या होगा कि मुझे ही अपने खिलाफ, कि मतलब मेरे को अरेस्ट कर लिया गया है तो कोर्ट मेरे को छुड़वाए क्योंकि डिटेंशन क्या है, इलीगल है, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि मैं जा पाऊँ? नहीं, मैं तो डिटेन किया गया हूँ, है ना, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे बिहाफ पे कोई और इंसान, मान लीजिए मेरा कोई भी रिलेटिव जो है, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, मेरे मम्मी पापा हैं, या फिर और जो भी लोग हैं मेरे रिलेटिव्स हैं, वो जा सकते हैं कोर्ट रेट पिटिशन के लिए कि कोर्ट एक हेबियस कॉर्पस की रेट जारी करे, और इसका मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ताकि मुझे रिलीज़ किया जा सके वहाँ से। ठीक है, ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। तो ये स्टेटमेंट है गलत। फिर उसके बाद लेटर टू जज मे बी ट्रीटेड एज अ पिटिशन, ये बिल्कुल सही है कि मान लीजिए कि मैंने जज को कोई लेटर लिखा और जज को उसमें जो मुद्दे पे बात की गई थी वो अच्छी लगी, तो उसको वो एक पिटिशन मान के उसके ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अ पीआईएल दैट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32। ये बिल्कुल सही है। एमसी मेहता एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल एडवोकेट रहे हैं इंडिया में, जिनकी पीआईएल्स के थ्रू जो आर्टिकल 21 का एम्बिट है वो बहुत एक्सपेंड हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, क्योंकि 1 था हमारा गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट? बाय कन्वेंशन द जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा और द जनरल सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा इज द रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन। ये बिल्कुल सही है, बाय रोटेशन ये दोनों लोग अपॉइंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विशेज एंड दे आर नॉट बाउंड बाय विप। अब इस विप का मतलब क्या होता है, आप इसको ना एक नोटिफिकेशन जैसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वोटिंग हो रही है, हम कौन सा बिल लें, हम बिल ले लेते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इसके ऊपर वोटिंग हो रही है। तो क्या होगा कि जो आईएनसी के विप होंगे आपके सदन के अंदर, वो एक विप जारी करेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि जो भी पार्टी के मेंबर हैं उनको इसके अगेंस्ट में वोट करना है या इसके फोर में वोट करना है। और अगर कोई मेंबर ऐसा नहीं करता है, अगर किसी मेंबर ने विप नहीं माना, तो क्या होगा, उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है ना, डिफेक्शन के चार्जेस लग सकते हैं और उसके बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू वोटिंग होती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सब के सब टोटली अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं, उनको किसी विप को फॉलो नहीं करना होता है। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। उसके बाद थर्ड, द प्रोविजन ऑफ नोटा आर एप्लीकेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि ये जो वोटिंग हो रही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट नंबर 1 2 3 4, मान लिए 4 लोग खड़े हुए वोटिंग के अंदर, अब मुझे कैसे वोट देना होगा कि मेरे को फोर्थ नंबर वाला कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा फर्स्ट प्रीफरेंस। फिर उसके बाद मान लीजिए मेरे को फर्स्ट सेकंड नंबर पर रखना है तो मैं इसको दूंगा सेकंड प्रीफरेंस। ऐसे करके मुझे वोट डालना होता है, और यहाँ पे नोटा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मिनिस्ट्री दी हुई है और उनके अंदर आने वाले कुछ डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, क्लियर? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, यही गलत है। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंदर। इसके अलावा 2 डिपार्टमेंट और हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, बाकी सब जो इसमें दिया हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, ये बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ये भी सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये भी सही है। देखिए, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, उसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये 3 डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपके पास
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड लास्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आता है। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसको हम फिनमिन कहते हैं, उसमें टोटल आपके पास 6 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, उसके अंदर आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस हमने देख ही लिया, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन इज नॉट इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि एक बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका 9th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। इसमें वो सारे लॉज हैं जिनके ऊपर जो आपकी पार्लियामेंट है वो जुडिशरी का कम इंटरवेंशन चाहती है। ठीक, समझ गए? क्लियर? इसमें मेनली सारे लैंड रिफॉर्म लॉज ऐड किए गए हैं ताकि जुडिशरी उसमें इंटरवीन ना कर पाए और लैंड रिफॉर्म्स को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन ये लिस्ट इतनी बड़ी है, मतलब इसमें टोटल 250 के आसपास एक्ट्स हैं और हमसे क्या उनमें से 4 एक्ट दे दिया, हमसे पूछा कौन सा नहीं है। मतलब कितना वाहियात क्वेश्चन है ये। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अटैम्प्ट ना लें तो बहुत बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 25% ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। मतलब अगर किसी को सर्टेनली पता है कि इनमें से कोई एक एक्ट जो है वो नहीं है तो बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए आप। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के भाग जाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अब मान लीजिए कि जो आपका यूपीएससी का प्री होता है उसमें कितने मार्क्स का होता है? वो 200 मार्क्स का होता है। कट ऑफ कितनी रहती है? अराउंड 80 मार्क्स और अराउंड 90 मार्क्स मान लेते हैं हम। ठीक है ना? ये क्यों है? 110 मार्क्स कहाँ गए बाकी? वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसको। सिमिलरली बीपीएससी का भी 150 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें क्या होता है? आपका कट ऑफ 90 के आसपास रहता है। क्यों? बाकी 60 मार्क्स कहाँ गए? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं ना जिनको आपको छोड़ना है ना? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसको ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है याद कर पाना। ठीक, अब क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहली चीज़, ये जो 9th शेड्यूल है इसमें कौन से लॉज हैं? सारे लैंड रिफॉर्म लॉज हैं। ठीक, इसको कब ऐड किया गया? पहले ही अमेंडमेंट से इसको ऐड कर दिया गया था। बस इतनी इन्फॉर्मेशन 9th शेड्यूल के लिए इनफ है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज करेक्ट? द काउंसिल इज द नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी यही गलत हो गया, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होना चाहिए। ये गलत है। हमसे क्या पूछा? करेक्ट। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर्स एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग विद द 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, नॉमिनेशन होता है 3 मेंबर्स का ही होता है, लेकिन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हर स्टेट से नहीं, सेंट्रली 3 होते हैं बस। ठीक है, टोटल 3 ही होंगे नॉमिनेशन। फिर उसके बाद द काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है। द मणिपुर वाज एडेड एज द 8th मेंबर। ये गलत है, मणिपुर नहीं था वो, आपका था वो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को एज द 8th मेंबर ऐड किया गया था। अब एक बार हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, जिसको 1971 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया गया। तो इसके मेंबर कौन कौन होंगे? जितने भी गवर्नर्स हैं आपके स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सबसे लास्ट कौन है? सिक्किम है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट। इनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? वही प्रेसिडेंट करेंगे, वो नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, सिंपल। बस इतना आपको याद रखना है, इतना इनफ है। फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कुछ जजमेंट्स दिए हुए हैं और उनसे जो मेजर चीज़ें डील की गई वो यहाँ पर हमको दिया हुआ है। इसमें सबसे फेमस जो आपका केस है वो है मेनका गांधी केस, जिसमें डील किया गया था विद द वेदर द राइट टू गो अब्रॉड इज इंक्लूडेड इन द राइट अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी का क्या होगा? 4। सी का 4 हमारे पास 2 ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन ए और डी गए। फिर उसके बाद जो आपका
ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है, उसमें डील किया गया था वेदर द नेशनल एंथम मस्ट बी प्लेड बिफोर मूवीज इन थिएटर्स और नॉट। ठीक, तो ए का होगा 2। अब हमारे पास ए का 2 चाहिए हमको, सी इसका आंसर है। फिर उसके बाद बी का है 3, के एम नामवती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस क्या था, वेदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अल्ट्रा वेरस द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका हमारे पास बी का 3 है ना, या बी का 3 है, के एम नववाती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एग्जामिन द पावर ऑफ द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। अब देखिए क्या होता है कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं, दोनों के पास पार्डनिंग पावर होती है। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 161, ये लोग अगर किसी इंसान को कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो उसको पार्डन कर सकते हैं, उसको लेकर इसमें इनके एग्जीक्यूटिव राइट्स दिए हुए हैं। तो वही ये जो केस था इससे जुड़ा हुआ था। ठीक, तो बी का होगा 3, बी का 3 दो ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद आपका जो डी वाला केस है, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या डील किया गया, वेदर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अल्ट्रा वेरस द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा डी का होगा 1, और डी का 1 हमारे इस ऑप्शन में है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज और आर करेक्ट सिंस द स्टेट हैड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। ये क्वेश्चन यही गलत हो गया। इंडिया में जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका कोई प्रायर एग्जिस्टेंस नहीं था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द सेफगार्ड फॉर प्रमोटिंग स्टेट राइट्स सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, द रेजिडुअरी पावर्स आर रिजर्व विद द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट दीज आर विद द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। क्या होता है कि यूएस में जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं, स्टेट के पास हैं, लेकिन जो इंडिया में रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं, सेंटर के पास है। देखिए ये एनसीईआरटी कटिंग है जिसमें आपके पास 7th शेड्यूल के अंदर जो भी 3 लिस्ट हैं वो दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गए वो आते हैं रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर, और रेजिडुअरी लिस्ट के ऊपर कौन लॉ बनाता है, यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स ऑफ द रेजिडुअरी लिस्ट। ओके, क्लियर। फिर इसके बाद थर्ड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फॉलोड द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिंग द रेजिडुअरी पावर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम लोगों ने लिया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ध्यान देना है कि 1973 में ये केस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, केशवानंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में कोई भी चेंजेस ला सकती है, लिटरली कोई भी, किसी भी पार्ट में, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, डीपीएसपीज हो, कहीं भी, लेकिन तब तक जब तक कि वो जो हमारे संविधान का बेसिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि पार्लियामेंट चाहता है कि हम एक एक्ट लाएंगे और आर्टिकल 121 को रिमूव कर देंगे, तो ये जो है ना, ये हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको रिमूव कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस ये है, रूल ऑफ लॉ ये भी है, लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 ये भी बेसिक फीचर है आपका। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये आपके पास लिस्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, मतलब ये और बड़ी लिस्ट है, यहाँ पे बस कुछ हमको प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन आर करेक्ट। ये कन्वेंशन आपका 1979 में हुआ। द कन्वेंशन वॉज कल्मिनेशन ऑफ मोर देन 30 ईयर्स ऑफ वर्क बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये बिल्कुल सही है। जो आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ वुमेन इस्टेब्लिश हुआ था वो 21 जून 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कन्वेंशन फाइनली कब हुआ, 1979 में, लगभग 30 ईयर से भी ज़्यादा के बाद। ठीक है,
द कन्वेंशन डिवोट्स मेजर अटेंशन टू द वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये भी ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी टर्म है तो आप इसमें गेस कर सकते हैं इस चीज़ को। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन इज मॉनिटर्ड बाय द कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स। अब ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो मॉनिटर करता है द कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स, ठीक है। 1 and 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सी स्केड्यूल के अंदर जो आपका अलोकेशन ऑफ सीट्स है इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर द स्टेट्स किस स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, हाईएस्ट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट कोई नहीं है, बहुत सारे स्टेट में एक एक है तो लोएस्ट नहीं याद रखना, हाईएस्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र 19 एंड तमिलनाडु 18, तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। बिहार में, क्योंकि हम ये वीडियो बीपीएससी स्पेसिफिक है, बिहार में 16, ठीक है, क्लियर, इतना आपको याद रखना है। और फर्स्ट 3 यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार, फर्स्ट 5 आपको हमेशा ही याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16 एंड बिहार 16, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बिहार का सेम है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स इज और आर करेक्ट। द फर्स्ट जनरेशन राइट्स वर द ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये बिल्कुल सही है। जो आपके फर्स्ट जनरेशन राइट्स थे वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे। फिर उसके बाद द सेकेंड जनरेशन राइट्स पर सॉलिडेरिटी राइट्स, ये गलत है। जो ये सॉलिडेरिटी राइट्स हैं ये आपके थर्ड जनरेशन राइट्स हैं, और जो आपके सेकंड जनरेशन राइट्स हैं वो है इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 हमसे करेक्ट पूछा है तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और करेक्ट। इट कंटेन्स अ प्रोविजन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपको सज़ा मिलेगी, जो भी आपका कन्विक्शन होगा वो उस टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल है ना उसके बेस पे होगा। ऐसा नहीं कि आपने क्राइम किया मान लीजिए 2022 में, और सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट ने 2025 में एक नया लॉ लाया तो आपको इसके बेस पे सज़ा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक। कि आपने सजा अगर 2022 में की है तो इस टाइम पे जो प्रावधान है, जैसे मान लीजिए इसमें बस 6 मंथ की जेल थी, यहाँ पे इन लोगों ने बढ़ा के 6 साल की कर दी, तो आपको सज़ा केवल 6 महीने की मिलेगी, क्योंकि आपने क्राइम जब किया था तब सज़ा केवल 6 महीने की थी। फिर उसके बाद अ लेजिस्लेशन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ लॉ टू मेक अ क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। क्रिमिनल लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता है, बस सिविल लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है। तो अगेन 1 इज द आंसर, ओनली 1, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास CISF AC के क्वेश्चंस, जो ये एग्जाम भी 2026 में ही हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड, आपको याद रखना, नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसका सीधा सा आंसर है राइट टू वोट। राइट टू वोट आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 324। इसका कोई प्रोविजन आर्टिकल 21 में नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू प्राइवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, इज और आर नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान देना है आपको, नॉट करेक्ट हमसे पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट, ये बिल्कुल सही है। ये पहली बात तो राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है, और आर्टिकल 21 बहुत सिंपल है, तो एक लाइन का आर्टिकल है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सप्रेस थ्रू अ प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसमें कहीं पर भी राइट टू प्राइवेसी का जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि राइट टू प्राइवेसी इसका पार्ट तो है, तो ये सही है, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशंस, ये सही है। फिर उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द पुट्टस्वामी जजमेंट ऑफ 2017 रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट, ये भी सही है। द इशू ऑफ प्राइवेसी कैन ओवरराइड द कंसर्न रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। अब आप यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेसी से कम इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, ऐसा नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम है, ठीक है। तो 1 and 2 इज द आंसर। सॉरी, हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट ना, तो 3 गलत है, बस ओनली C इज द आंसर। यही गलती होती है हमसे एग्जाम के अंदर भी, कि हम ध्यान नहीं देते हैं और 1 2 मार्क करके चले आते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 3।
अब समय रहते अगर आपने देख लिया तो सही हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर तो वो गलत ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमारे पास कुछ जजमेंट हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं जो सॉल्व किए गए, तो हमको उनको देखना है। गोलकनाथ केस में क्या किया गया, जो आपका गोलकनाथ केस था उसमें ये देखा गया कि वेदर द फर्स्ट, फोर्थ एंड द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। यानी कि ए का क्या होगा, थ्री, ए का थ्री हमारे पास दो ऑप्शंस में है। ठीक है, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, इसमें जो आपका 42nd अमेंडमेंट था उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर, बी का फोर, बी का क्या रहेगा, फोर। सो सी इज द आंसर। फिर उसके बाद इंदिरा साहनी केस में ये देखा गया कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो कितनी वैलिड है। ठीक है, इसको हम मंडल केस भी कहते हैं, जिसमें जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हुँ? इसका आंसर होगा टू, सी का टू। ओके, सी का टू। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन डी बचा, श्रेया सिंघल केस। इसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के जो आपका सेक्शन 66 ए था उसको स्क्रैप किया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। फिर उसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज और आर करेक्ट। The electoral boundaries are drawn in accordance with Article 82 and Article 170 of the Constitution of India। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 82 है आपका यूनियन के लिए और आर्टिकल 170 है आपका स्टेट्स के लिए। क्या कहता है आर्टिकल 82, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, अपॉन द completion of each census the allocation of state seats in the house of people to the state and the division of each state in the territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as the parliament may by law determine। अब होता क्या है कि इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो बनाती है आपकी डिलिमिटेशन कमीशन, डीसी, और इसको आज तक 4 बार ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और आपके इस वाले स्टेटमेंट दिया हुआ है 8 बार, तो ये हो गया गलत। ये जो कटिंग है ये सीधे मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ली है। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 4 टाइम्स इस्टेब्लिश हुआ है, कब कब, 1952 में, 1963 में, 1973 में एंड 2002 के अंदर। ठीक है, नो डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब अगेन एक्सट्रीम वर्ड है, हमको सस्पिशियस होना है और ये स्टेटमेंट गलत भी है। 2019 में ही डिलिमिटेशन हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्या ये सही है, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक, जो कि 1976 में हुआ था और ये ऐसा इकलौता अमेंडमेंट है जिसने हमारे प्रीएम्बल में चेंजेस किए हैं। अब जो यहाँ पे ये प्रीएम्बल आपको दिख रही है ये आपकी ओरिजिनल प्रीएम्बल है, ठीक, जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ही लिखा हुआ है बस। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी मोनार्क। ये भी सही है। देखिए हमारे पास ब्रिटेन का एग्जाम्पल है और इंडिया का एग्जाम्पल है, ये दोनों के दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क है ना। क्या फ़र्क है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, मतलब यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो किंग होते हैं और वो हेरिडिटरी उनका चलता है। ठीक है, मतलब राजा की डेथ के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई भी आम नागरिक हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। क्यों, क्योंकि हम एक रिपब्लिक हैं, वी आर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, द एक्सप्रेशन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड बाय द सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। अब ये कौन सी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 71। ठीक, हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन में देखा था क्या कि ये जो क्रोनोलॉजी है ये क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और मैंने कहा भी था आपको कि इस क्रोनोलॉजी को आपको याद करना है। ठीक है, हाँ, तो क्रोनोलॉजी क्या थी, वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है हमको, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, करेक्ट, तो इसमें से केवल टू ही करेक्ट है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट,
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। हमारे पास ये स्केड्यूल्स हैं, हमको इनको मैच करना है। फोर्थ स्केड्यूल, हम इसको याद कैसे करते हैं, TEARS टीयर्स ऑफ OLD ओल्ड PM। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है, आर फॉर राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ए का होगा 2, ए का 2 हमारे पास दो ऑप्शन में। फिर उसके बाद सिक्स शेड्यूल किसके डील करता है, किससे डील करता है हमारा, ये डील करता है आपका 1 2 3 4 5 6 अदर ट्राइबल एरियाज, है ना। तो सिक्स शेड्यूल में क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दी स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बी का 3, बी का 3 भी हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है, तो बी इज द राइट आंसर। सेवन शेड्यूल सभी को पता है, इसमें क्या है, 3 लिस्ट हैं, ठीक। और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है, ADL, ठीक है, याद रखना है आपको। इसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे ये दिया भी है आपको, कैसे याद करना है आपको, TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, T फॉर टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, E फॉर इन्वॉल्वमेंट्स, देन A फॉर अफर्मेशन एंड ओथ दिए हुए हैं इसके अंदर, राज्यसभा, R फॉर राज्यसभा जिसमें सीट्स किस स्टेट कितनी होंगी, फिर उसके बाद S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज, कौन कौन से थे मैंने इसको कैसे याद किया है, MATM मातम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। F फेडरल लिस्ट, कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है। O ऑफिशियल लैंग्वेजेस, टोटल 22 लैंग्वेज है हमारी। L फॉर लैंड, D फॉर डिफेक्शन, 10th शेड्यूल, ठीक। P फॉर पंचायत एंड M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। आपको ऐसे पूरी 12 के 12 शेड्यूल्स को याद करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से कुछ अमेंडमेंट्स हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, ठीक है। दी कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट, इसने क्या किया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ए का 3, ए का 3 हमारे पास दो ऑप्शन में है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इससे क्या किया गया था, इससे इंसर्ट कर दिया गया था सेक्युलर इन द प्रियम्बल। बी का 4, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, सो डन। अब उसके बाद हमारे पास 73rd अमेंडमेंट है, इससे ऐड किया गया पंचायती राज, और 86th अमेंडमेंट है, इससे ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ 21A, जिसमें हम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिक्योर करते हैं। इनिशियली ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हुआ करता था, लेकिन इसको उठाकर रख दिया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सिविल सर्विस प्री के क्वेश्चन हैं। आपको ध्यान देना है कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए ना, जो इस साल पेपर आया था आपका UPSC CSC का, इसमें जो पॉलिटी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने NCERT पढ़ी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है अब UPSC एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली, कि आपने सीधे जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पढ़ा हो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जा रहे हैं। अब ये पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन ही वैसे थे। तो अगर आपको इन क्वेश्चन को डील करना है तो आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू करना ही पड़ेगा खुद से, आर्टिकल बाय आर्टिकल, ठीक। उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता क्या करे UPSC, तो रिस्क नहीं लेना है आपको। एक बार बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, 395 आर्टिकल्स हैं, और उसको ब्रीफली बस एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है बस, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। X was addressing a seminar on the meaning of term law as provided under Article 13। अब इसके लिए आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आर्टिकल 13 की, कि उसके अंदर लॉ क्या है, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive. It includes ordinances, ठीक है, orders and even rules and regulations। अब एक बंदा था वहाँ पे भाई, उसने क्या कहा, pointed out that the term law in Article 13 also includes, ये कह रहा है कि ठीक है जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा also includes customs or uses, customs or usage having in the territory of India the force of law, to which X ने कहा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, टू विच एक्स वॉज नॉट कन्विंस्ड। अब ऑप्शन पढ़िए आप क्या क्या है। एक्स इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द व्यू ऑफ नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम्स। अब अगर आपको पता हो कि नॉन इंक्लूजन ऑफ द कस्टम्स गलत, तभी आप इसको मार्क कर पाएंगे। फिर उसके बाद द व्यू ऑफ वाई दैट लॉ इंक्लूडेड कस्टम्स इज नॉट करेक्ट, ये भी गलत है। द व्यू ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट, ये भी गलत है। इसमें क्या है, बिल्कुल बस वाई ही सही है। वाई ने ये कहा कि जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो कस्टम्स एंड यूजेज है वो भी लॉ का पार्ट है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल, आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होना चाहिए, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉ का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। और ये सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी आपके पास, है ना, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देयर इज नो आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that specifies that the Constitution of India will be officially called the Constitution of India। आर्टिकल 393 यही कहता है, मतलब ये गलत है। There is no article of the Constitution of India that specifies that the Indian Independence Act of 1947 and Indian Government Act of 1935 shall remain repealed। आर्टिकल 395 भी आपका क्लियरली मेंशन करता है, मतलब ये भी गलत हो गया। थर्ड, देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशंस दैट 26 ऑफ जनवरी 1950 एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी गलत है। आर्टिकल 394 में ये डेट क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई है 26 डे ऑफ द जनवरी 1950। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगेन इसको भी सॉल्व करने के लिए ना अपने आर्टिकल्स अगर पढ़े होंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व कर पाना। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन pertaining to the scheduled caste and scheduled tribes in India. The provisions regarding the administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram are given in fifth schedule। अभी हमने देखा था कि ये जो हमने याद किया था ना, MATM, मातम ऐसे करके, ये कहाँ है, ये सिक्स शेड्यूल के अंदर है, फिफ्थ में नहीं है, ये गलत। सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन दी सर्टेन इनकम्स। ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सम लिखा है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, तो आप गेस कर सकते हैं कि सही ही होगा ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये भी बिल्कुल सही है। तो देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स इन दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2। ये बिल्कुल सही है, यही है इसका आंसर। देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 3 नहीं, 1 तो गलत था। देयर आर ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, 2 सही है, ऑल 3 भी नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमको बताने में सही कौन सा है। अब ये जो मैंने कटिंग ली है, ये सीधे लोकसभा की वेबसाइट से ली हुई है, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं प्रॉपर। अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर इन द हाउस। ऐसा नहीं है, अनस्टार्ड क्वेश्चंस के ऊपर आंसर ओरल नहीं बल्कि आंसर रिटर्न में दिया जाता है, तो ये हो गया गलत। 1, स्टार्ट क्वेश्चंस आर दोज टू विच अ मेंबर डिजायर्स अ रिटर्न आंसर। ऐसा नहीं है, जो आपके स्टार्ट क्वेश्चन है उसमें हमको ओरल आंसर चाहिए होता है, और जो अनस्टार्ट है उसमें हमको रिटर्न आंसर चाहिए होता है। ठीक है। थर्ड, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए कि जो आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन था वो क्या था, रिटर्न था। अब इस पर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको मिल गया आंसर रिटर्न में, अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना। मतलब आप पत्राचार थोड़ी करते रहेंगे बैठ के कि आप पहले आपने क्वेश्चन पूछा, फिर आपको आंसर मिला, फिर आपने अगेन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, फिर आपको आंसर मिला, है तो खत्म ही नहीं होगा कभी ये। ठीक है, तो देयर इज ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑल मेंबर्स ऑफ द दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऐसा नहीं है, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द चेयरमैन ऑफ लोकसभा। फिर उसके बाद द 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकसभा। ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नो मिनिस्टर एक्सेप्ट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। ये बिल्कुल गलत है, कोई भी मेंबर नहीं, नो मेंबर। ठीक है, फिर चाहे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस से क्यों ना हो, इन कमिटीज़ में कोई भी यूनियन कैबिनेट का मेंबर पार्ट नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 2 ईयर्स। बिल्कुल नहीं, 1 ईयर का टर्म होता है इन लोगों का। ठीक, ये भी गलत। फिर इसमें क्या है, ये देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 1 नहीं, देयर आर ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 2। ये बिल्कुल सही है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था। ठीक, इसमें जो आपके थर्ड एंड फोर्थ कन्वेंशन है उनको इंडियन रेटिफाई नहीं किया है।
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, ये प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, सॉरी ये रेटिफाई नहीं किया गया है। फिर उसके बाद कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, इसको भी रेटिफाई नहीं किया गया है। तो कौन क्या आंसर होगा इसका? 3 एंड 5, और 3 एंड 5 आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ओके, 3 एंड 5 ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन फिर हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था एनडीए 1 2026 में, जहाँ मैंने क्या कहा था, आपको बन जाना है फ्लैश। आपको इस क्वेश्चन में देख के भाग जाना है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है याद करना। पहले आप इसके फुल फॉर्म देखिए, फिर आप इनका टाइम पीरियड याद कीजिए। क्या पता इसको 2007 ना हो, यहाँ पे 8 हो, इन लोगों ने चेंज कर दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रिस्की होते हैं और ऐसे क्वेश्चन बने ही होते हैं छोड़ने के लिए, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम अगली वीडियो में बीपीएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।